मैम सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके क्या किया था? पेट्रोग्राड, पेट्रोग्राड, PETRO, पेट्रोल में से L हटा के ग्रेड लगा दो, ग्रेजुएशन वाला ग्रेड। थैंक यू मैम। मैम तो उन्होंने उसकी पत्नी का नाम भी चेंज कर दिया। ना ना, वो जार के अगेंस्ट हो गए कि अब पत्नी वत्नी नहीं, पत्नी और पति दोनों को ही भगाओ यहाँ से। इन लोगों ने बहुत दिमाग खराब कर रखा है। एक पति है वो ड्यूमा को कंसर्न नहीं करता और जो बीवी है वो जर्मन है। तो जैसे सोनिया गांधी को लोग अभी एंटोनियो मायनो बुला बुला करके भगाने की कोशिश में है, वही हाल वहां पर भी था। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री एक ही, लोग कहीं के भी हो वो बिहेव एक ही तरह से करते हैं। तो एंटी जर्मन सेंटिमेंट की वजह से ये तो चल रही बैकग्राउंड में। अब वॉर में क्या हो रहा है, तो वॉर में मैंने तुम लोगों को ये बताया है कि रशिया का जो एक ज्योग्राफिकल वीकनेस है वो ये है रशिया की, बहुत छोटी सी चीज है, जिसको समझ में आ जाएगा वो कभी नहीं भूलेगा, इसीलिए समझाने में प्रेफरेंस है मेरा। ये रहा है रशिया। अब ऊपर वाले इलाके जो है, उस वक्त पीटर्सबर्ग उसकी ये कैपिटल थी, मॉस्को नहीं थी। मॉस्को इधर नहीं पड़ता है, पीटर्सबर्ग उधर कॉर्नर पड़ती है। इसका नाम तो चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया इन्होंने। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कैपिटल यहाँ है, तो जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट लोग यहीं रहते होंगे। लड़ाई जर्मनी यहाँ रह रहा है, लड़ाई कर रहा है यहाँ। ये हिंटरलैंड है इस वाले इलाके, हिंटरलैंड ना दूर का एरिया, उतना पेट्रोल भी नहीं है। यहाँ पे खेत वेत थे उस समय खूब सारे इनके, और नॉर्मल लोकेशन, नॉर्मल जनता रहती थी। तो जो वर्ल्ड वॉर चल रही है वो यहाँ पर जर्मनी बैठा हुआ है, नीचे यहाँ पर यहाँ पोलैंड है, इसके नीचे यहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी है। तो जो लोग साथ में हैं वो दोनों तरफ से रशिया को घेर सकते हैं, इधर से और एक इधर से। और जो रशिया के साथी हैं फ्रांस और ब्रिटेन, वो यहाँ कहीं बैठे हैं। जर्मनी इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। तो जर्मनी की लोकेशन ही ऐसी है कि वो बीच में बैठा हुआ है। किसी को दिख रहा है वर्ल्ड मैप? और तो देखना नहीं चाहोगे तुम लोग, क्योंकि इतना कोई बहुत वो नहीं है कि यहाँ पर हम बिल्कुल डिटेल स्टडी करने बैठे हैं। बट बेसिक समझने वाला फंडा ये है कि ये रहा हमारा डेविल। ठीक है, जो हमारा डेविल है जर्मनी, इसको बड़ा कैपिटल जी से डिनोट कर रहे हो। अब ये ब्रिटेन इधर ऊपर पड़ता है जर्मनी के, और फ्रांस इधर नीचे पड़ता है। तो जर्मनी एक ऐसी लोकेशन है जो इधर भी ईस्ट पे, इधर वेस्ट पे अटैक कर रही, इधर ईस्ट पे अटैक कर रही। तो जर्मन की जो सेना है वो आराम से अटैक करी दूसरों जगह पे, लेकिन इधर वो बर्बादी बहुत मचा रहे हैं। ये रहा रशिया का बॉर्डर, जर्मनी एकदम बीच में पड़ता है। कोई वर्ल्ड मैप खोल के देखोगे तो पता चल गया। यहाँ पर उनके खेत वेत थे जर्मन, और ये पूरा फ्लैट लैंड है क्योंकि रशिया में कोई नेचुरल बैरियर है ही नहीं। यही रीजन है कि वो ज्यादा से ज्यादा लैंड को कब्जा करने में बिलीव रखते हैं, क्योंकि जब माउंटेन्स नहीं है, एकदम प्लेन रिवर है, प्लेन लैंड है, तुम चलते चले आओ आराम से। फिर तुम अगर यहाँ तो छोटी सी जगह होगी तो लोग 2 मिनट में उसको कब्जा कर लेंगे। हम लोग अभी तक चाइनीज से इसीलिए बचे हुए हैं क्योंकि हिमालय है हमारे सर के ऊपर, वरना चाइनीज कब का इंडिया को चाइना ही बना देते हैं। ठीक है, अब इस वाली लोकेशन पे क्या है कि पूरा वाला ये जो पूरा इलाका है, इस सब इलाके में जर्मन की सेना आ गई। सारे लोकेशंस उन्होंने कैप्चर कर लिए और ईस्टर्न फ्रंट पे बहुत तबाही मचाई उन्होंने। लगभग तुम ये मान लो कि 3 साल में 14 to 17, तुम्हारी बुक में भी ये फिगर दिया हुआ है, 7 मिलियन कैजुअलिटीज। 7 मिलियन कैजुअलिटी का मतलब 70 लाख। अब जब पॉपुलेशन ही वर्ल्ड की ज्यादा नहीं थी, बहुत कम पॉपुलेशन थी वर्ल्ड वॉर 1 में वर्ल्ड की, अब एक ही हालत है कि 7 मिलियन लोगों की कैजुअलिटी थी। रशिया के हिसाब से बहुत एनॉर्मस नंबर है। रशिया में आदमी नहीं बचे थे, केवल औरतें और बच्चे ही बचे थे वहां पर। तो 7 मिलियन मेन की वहां कैजुअलिटी हो गई थी। तकरीबन 2.5 3 मिलियन लोग शायद मर गए होंगे, उन्होंने लिखा है कि नहीं लिखा है यहाँ पर। बट वो लोग 7 मिलियन कैजुअलिटी का मतलब ये है कि इतने लोग किसी काम के बचे नहीं है, काफी लोग मर गए हैं, और जो भी बचे उनके हाथ पैर सब मर चुके हैं। यहाँ पर जो जो जितनी भी लोकेशन थी वो सब रिफ्यूजीज होते जा रहे हैं। रशिया की जो आर्मी थी वो एकदम पागल हो गई। आर्मी का जो एकदम जिसको बोलते हैं उत्साह होता है, वो सब गिरा दिया जर्मन ने। और उतने 3 सालों तक जबकि इनकी लड़ाई करी थी तो ये लोग आए भी नहीं हेल्प में। तो ये लोग बहाना मार रहे थे कि ये जर्मनी तो हम पे अटैक किए हुए, ये बैठा है यहाँ पे ब्रिटेन और ये है नीचे फ्रांस। ये लोग खुद ही नाटक कर रहे थे कि नहीं हमसे भी जर्मन लड़ाई करें, हम अपना ही नहीं बचा पा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने बर्बाद कर होने दिया जर्मनी को और रशिया को। चलो ठीक है, ये जो लोग एक्सेस में हैं और जो लोग, 2 तरह की पावर है, एक इनको जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी को बोलते हैं एक्सेस, ये एक्सेस पावर है, ये बीच में एक्सेस की तरह है। और ये है एक दूसरे के फ्रेंड्स जिनको बोलते हैं आई डोंट नो दूसरा टर्म मुझे याद नहीं, बट ये एक्सेस पावर है। उसका रीजन है एकदम बीचों बीच थी कंट्री, और जो एक दूसरे के साथ दोस्त थे वो अलग अलग थे। तो दोस्तों को भी इकट्ठे रहना चाहिए, एकता में शक्ति है। लेकिन उन्होंने ज्योग्राफी इज अ बेस्ट फ्रेंड
ज्योग्राफी से बड़ा कोई फ्रेंड नहीं होता है, और इन सारे वॉर को देख करके हमें एक चीज पता चलती है, कभी भी अपने नेबर से लड़ाई नहीं करनी चाहिए किसी दूर के फ्रेंड के लिए। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है इंडिया की कि इंडिया चाइना से दुश्मनी कर ले अमेरिका के भरोसे। वो 7 समंदर पार रहता है, जब तक वो तुम्हारी हेल्प करने आ पाएगा तब तक मैं चाइना वहां बैठ जा देगा। समझ गए? इन लोगों ने ज्योग्राफी का बिल्कुल कोई ध्यान नहीं रखा। उनको पता है कि जर्मनी सर के ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। अटैक किया जर्मनी में 3 सालों में 70 मिलियन लोगों को मार दिया उसने। फिर क्या करा, जो इनके ये सारे लोकेशन थे सब कैप्चर कर लिए। अब ये डरने लगे कि इनके पास कोई और स्ट्रैटेजी बची नहीं है, तो ये बचाए कैसे? इनके पास आर्मी नहीं कि ये लड़े, तो इन्होंने ये पूरे एरिया में आग लगा दी, सब जगह। क्यों लगा दी आग? ताकि खेत जल जाए, और अगर खेत जल जाएंगे तो खाने पीने के लिए कोई सामान ही नहीं बचेगा। और ये बहुत बड़ा एरिया है, रशिया में 11 टाइम जोन्स है। उस समय वॉर में बहुत एकदम एरोप्लेन भी बहुत स्पीड पे काम नहीं करते थे, क्योंकि 1914 की बात कर रहे हैं। उस केस में सब एरिया जला दिया। ताकि ये नहीं चाहते थे, उनको पता था कि आर्मी इतना राशन लेके तो आएगी नहीं कि यहाँ से चले हैं और बहुत राशन लेकर के रशिया पे अटैक करेंगे, तो बीच में ये लोग भूखे मर जाएंगे। उसके पास ओनली डिफेंस स्ट्रेटेजी रशिया के पास ये बची कि खुद की फसलें जला दी रशिया, की फसलें जला दी तो खाना कम हो जाएगा, खाना कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, रिवोल्ट होगा। तो वही हुआ कि रशिया ने इतनी फसलें जला दी, इतनी फसलें जला दी कि 7 मिलियन कैजुअलिटीज थी और 3 मिलियन रिफ्यूजीज क्रिएट कर दे फसलें जला के। क्योंकि जब फसलें जल गई लोगों के, अब फसलें और घर कोई डिफरेंशिएट तो कर नहीं पाता है, आग लगाओगे तो पूरे एरिया में लगाओगे, फसलों के साथ साथ घर भी जल गए बहुत लोगों के, तो 3 में 30 लोग और 30 लाख लोग और इकट्ठे हो गए। टोटल 1 करोड़ पॉपुलेशन है जो एकदम वैनिश हो चुकी है रशिया में। टोटल मुझे नहीं लगता है कि 3-4 करोड़ ज्यादा पॉपुलेशन रही होगी। 25 to 30%, 40% पॉपुलेशन बर्बाद हो चुकी है रशिया में, बहुत लोग बर्बाद हो गए। अब बचा क्या? अब उसके बाद भी वॉर हार रहे हैं, क्योंकि लगातार हार ही रहे हैं। रशिया ने ये कर दिया, जार का जो शासन है उसने कंपलसरी कर दिया कि जितने भी एबल बॉडी लोग बचे हुए हैं, यानी जितने भी लोग के हाथ पैर पांव मजबूत है और आदमी है, उन सबको वॉर में भेजो। अब ये बताओ, आधे लोग मर गए, जो बचे हुए लोग हैं वो सब भी यहाँ से भर भर के ट्रक में लाए गए हैं कि तुम लोग भी बॉर्डर पे मरने जाओ, वरना सब लोग अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो रशिया की इतनी हाई स्केल तबाही उन्होंने दी, ये तो वर्ल्ड वॉर एक तरह से यूनिलेटरल था। वर्ल्ड वॉर में रशिया का साइड जीत गया। एंड जब हुआ वर्ल्ड वॉर 1 का, तो जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी हार गए थे। रशिया का साइड जीत गया, लेकिन रशिया खुद हार गया वॉर में। ये ऐसा वॉर था कि आपके दोस्त जीत गए लेकिन आप खुद ही हार गए। समझ गए? सब यहाँ से बर्बाद हो चुका है पूरा एरिया। जितने भी लोग हाथ पैर ठीक चल रहे हैं उन सबको भेज दिया लड़ाई में, तो पीछे बच गए केवल लड़कियां, औरतें और बच्चे। बच्चे तो कमाई कर नहीं सकते, औरतों को इंडस्ट्रीज में काम करना आता नहीं है, औरतें खेतों में भी काम नहीं कर सकती, खेत आपने सारे जला दिए, अब इंसान करे तो करे क्या? ये सिचुएशन थी 1917 तक आते आते। 1916-17 में इतनी बुरी हालत हो गई कि फिर 17 में रिवोल्ट ही हो गया सीधे, और फिर जार की चली गई सत्ता, और उसको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और फिर लेनिन ने अपनी सरकार बना दी थी। बट उसका रीजन जो है वो पहले से ही दिख रहा है, वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में ही ये दिख गया था कि अब रशिया का जो हालत है वो उसके चलते रशिया में रिवॉल्यूशन होना ही होना है। तो क्या हुआ कि रशिया में केवल इतना ही नहीं हुआ कि तुम ये जो तुम लोगों के बीच में, अगर तुम लोग जब बुक से खुद को चैप्टर को रीड करोगे तो इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगी बुक में उसको तुम स्किप कर दोगे, क्योंकि वो बहुत फालतू लिखा हुआ है, पुरानी एनसीईआरटीज है ये, उतना डिटेलिंग का जरूरत नहीं है। जो कहानी समझनी कहानी समझ लेना और यही डायग्राम बना देना, पेपर में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जर्मन जो है वो इंडस्ट्री जो है रशिया में धीरे धीरे जब सारे लोग ही चले गए तो इंडस्ट्रीज भी बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो गई, क्योंकि इंडस्ट्रीज कम थी। ज्यादा इंडस्ट्रीज रहती है तो सरवाइव कर जाती है, बट रशिया में इंडस्ट्रीज ऑलरेडी कम थी, जो लोग थे वो बहुत मर गए, तो इंडस्ट्रीज जो थी वो ऑलरेडी रशिया में बर्बाद हो गई। केवल खेत बची थी, खेत का काफी पोर्शन उन्होंने जला दिया था। रशिया में ना तो इंडस्ट्रीज बची है, तो इंडस्ट्रीज लोगों को पे नहीं कर रही है, खेत भी जल गए हैं, तो पीजेंट के पास भी खाने को नहीं है। अब पीजेंट बहुत परेशान है, इसलिए पीजेंट रिवोल्ट में कूद जाएगा। क्यों? क्योंकि पीजेंट भी परेशान है, देख लिया तुमने अभी। तो ऑल्दो जो रिवॉल्यूशन था दैट वाज मेंट टू बी फॉर वर्कर्स, बट फिर उसमें पीजेंट लोग भी कूद जाते हैं, क्योंकि उनके पास मोर अप्रोप्रिएट रीजन है रिवोल्ट करने के लिए। तो क्या हुआ, 1916 के एंड की बात है कि रेलवे लाइन में सारी टूटने लगी, एबल बॉडीड लोगों को वॉर में बुलाने लगे। उसके बाद में लेबर की शॉर्टेज हो गई, स्मॉल वर्कशॉप में जो लोग काम कर रहे थे वहां पे उन सब लोगों को भी आर्मी में भेज दिया गया, सारी वर्कशॉप बंद हो गई, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। और 1916 के विंटर तक आते आते ब्रेड शॉप यानी रोटी के लिए अब दंगे हो रहे हैं। तो 1916 तक आते आते सिचुएशन आ गई है रशिया में कि लोग रोटी के लिए भी दंगे कर रहे हैं, राइट्स होने लगे रशिया में इंटरनल। तो आप सेना पे तो लड़ ही रहे हो,
ठीक है, बॉर्डर पर, और अंदर भी झगड़े चल रहे हैं, तो ये तो दो तरह से वीक हो गया ना, अंदर से भी खोखले हो गए, बाहर से तो खोखले हो ही रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब कंट्री में वॉर चल रहा हो तो सारे लोग एक साथ इकट्ठे रहें। अगर आपस में लड़ने लगेंगे वैसे ही हार जाएंगे। रशिया में वही हुआ, लेकिन जार को शायद ये बात समझ में नहीं आई। जार को ड्यूमा से कंसल्ट करना चाहिए था, जार को सब लेके चलना चाहिए था। जार ने गद्दी बचाने के चक्कर में सब उल्टा कर दिया, और फिर जार की गद्दी भी तो चली गई। फिर फरवरी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जो पेट्रोग्राड में होता है। तो 1916 के एंड तक आते आते रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई होने लगती है। पेट्रोग्राड मेन इलाका वही है, पीटर्सबर्ग। मॉस्को कभी कैपिटल बनी नहीं है, मॉस्को तो इंडिपेंडेंट रशिया कैपिटल बाद में बनी है, पहले पीटर्सबर्ग हुई थी। तो पेट्रोग्राड में आप देखेंगे कि क्या चल रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? हम आ गए। आज में मुझे कम लोग आए हैं यार, क्लास में 9 लोग एब्सेंट हैं। कोई स्पेसिफिक रीजन? मेरे को थोड़ा सा आया, क्या बेटा? तुम थोड़ा सा है समझ। थोड़ा मतलब क्या एग्जैक्टली क्या चीज समझ नहीं आई? मैम जो लास्ट वाला पार्ट अभी आपने बोला था उसमें थोड़ा सा जैसे मैंने लास्ट में ये बोला बेटा कि 1916 तक आते आते आपने ये देख लिया कि रशिया कैसे वर्ल्ड वॉर में हार रहा है, उन्होंने कैसी हालत यस कर मैम। दी उसकी। उसके बाद लास्ट तक आते आते क्या हुआ, जितने भी एबल बॉडीड लोग थे, यानी रशिया में जब बहुत सारे लोग मर गए वॉर में, ऑब्वियसली तो सारे आदमी लोग मर गए, तो जितने आदमी लोग बच गए थे रशिया में उन सबको भी जार ने जबरदस्ती वॉर में भेज दिया। तो भेज दिया क्योंकि वॉर में फ्रंट में लोगों की जरूरत थी लड़ने के लिए, और जर्मन वहां मारे जा रहे थे, तो अगर फ्रंट को खाली छोड़ देंगे जर्मन अंदर तक आ जाएंगे, बच्चों को बीवियों को भी मार देंगे। तो सारे एबल बॉडीड लोगों को तो उन्होंने वहां भेज दिया। एबल बॉडीड का मतलब है कि हाथ पैर ठीक है, उन सबको एंड में भेज दिया। तो आदमी क्या हो गया, वर्कर्स की कमी पड़ गई, तो सारी फैक्ट्री बंद हो गई, फिर वर्कशॉप भी सारी बंद हो गई क्योंकि आदमी नहीं थे वहां काम करने के लिए। और औरतें, जो रशिया है वो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, मैंने बताया था ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, वर्कर का वीमेंस वहां पे काम नहीं करती थी ज्यादा, वीमेंस को कोई फ्रीडम भी नहीं थी, समझ गए? फिर अंदर यस जो मैम। बच गई वो केवल औरतें और बच्चे बच गए। फिर रोटी की किल्लत होने लगी क्योंकि किसी पास खाने के लिए खाना ही नहीं बचा। अपने खेत वेत भी रशिया ने जला दिए थे एनिमी को दूर रखने के लिए, ताकि एनिमी अगर लैंड में हमारी आए तो उसको जला हुआ एक तो खेत मिले, ताकि वहां से कोई भी रिसोर्स को ना, वो क्या करते, एक तो कब्जा करते चले आते और उस खेत में अपनी सेना को बैठा देते, खेत से सामान वस्तु उगाते और खाते रहते और सालों लड़ाई करते वो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 ईयर का इवेंट थोड़ी ना है, 4-5 ईयर का इवेंट है। तो अक्लमंदी तो उन्होंने की कि खेत जला दिए ताकि कोई भी फसल को ना कैप्चर कर सके जर्मन, और उस फसल को खाके हमारा खाके ही ना हमसे लड़े, इसलिए उन्होंने सारे फसलों को जला दिया था। लेकिन फसलों को जलाते जलाते बहुत सारे लोगों के घर मकान जल गए और 30-70 मिलियन वॉर में बर्बाद हो गए और 30 मिलियन लोग खेत जलाने की वजह से बर्बाद हो गए, समझ गए? 30 मिलियन रिफ्यूजीज हो गए। इस चक्कर में और ज्यादा रशिया की हालत खराब हो गई और रशिया में फिर 1916 के दिसंबर तक यानी ठंड तक आते आते दंगे होने लगे। समझ आ गया? यस मैम। ओके, अब है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर आज इसको बंद करेंगे। टफ चैप्टर। ओके, किसी ने वो देखा है सिलेबस, सिलेबस में हिस्ट्री में कौन सा चैप्टर काट दिया गया है? मैम हिटलर वाला, अब मैं देखता हूँ, रुकिए। ओके, देख के भी बेटा मुझे बताओ। मैं हम एक नाजिज्म वाला। 2 मिनट लगेगा। है, तो ये दंगे विंटर 16 में शुरू हुए और होते होते फरवरी 17 का टाइम आ गया है, तो ये 1917 फरवरी की बात हो गई है। इसमें बड़े लेवल का एक दंगा हो जाता है और सब बदल जाता है। कैसे होता है कि जो कैपिटल है पेट्रोग्राड, वहां पर मैक्सिमम लोग हैं वो सिटी में जो दो तरह से डिवीजन है, एक तरह से ये मान लो कि ये अगर पेट्रोग्राड है तो इसमें एक इलाका ये वाला है जहाँ पे रईस लोग रहते हैं, ये है रईस लोग, ये है नॉर्मल लोग। नॉर्मल लोग ये अपनी फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन लोग वो अब ये सब की सिचुएशन खराब चल रही है तो सारे लोग तो भरे बैठे हैं कि कब मौका मिले और हम दंगा शुरू करें। यहाँ रईस लोग आपस में लड़ रहे हैं। रईस लोग मतलब ये ड्यूमा, तो जो ड्यूमा है वो पेट्रोग्राड में ड्यूमा कोशिश कर रही थी कि कोई मीटिंग हो जाए, कोई जो सोल्यूशन निकल आए जो वर्ल्ड वॉर में हमारी सिचुएशन चल रही है, लेकिन कोई फायदा होता नहीं है। जो लेफ्ट बैंक है वो बता रहे हैं कि ये ड्यूमा है फैशनेबल एरिया है जो पेट्रोग्राड का है, यहाँ पर विंटर पैलेस है जहाँ पर रहता है किंग, फिर यहाँ पर ऑफिस बिल्डिंग्स है प्यारी प्यारी, ठीक है। तो वो ये बता रहा है कि एक तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक तरफ अमीर लोग रह रहे हैं जो कि बहुत अच्छे से रह रहे हैं और एक तरफ गरीब लोग रह रहे हैं बेचारे जिनको खाने की दिक्कत आ रही है एक्चुअल में। तो ये सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हुए वो ये पता चलता है कि वर्कर क्वार्टर में 1917 फेब में फूड की डीप शॉर्टेज है। अब ये सारे लोगों के पास एकदम खाना नहीं है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नो फूड एट ऑल।
अभी कोई फूड नहीं है तो ये लोग क्या करेंगे बताओ। नो फूड एट ऑल और विंटर वेरी हार्श। तो दो रीजन की वजह से लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, रनिंग पर छूट गए। रही बात तो उस साल ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ी, इतनी फ्रॉस्ट की फसलें और बर्बाद हो गई। पहले सब बर्बाद था, ये करेला ऊपर नीम चढ़ा, ठंड इतनी पड़ गई कि फ्रॉस्टिंग हो गई बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद सब हो गए, बहुत सारे लोगों की फसलें। फ्रॉस्टिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो होती है जिनके पास में घर परिवार नहीं है, मतलब उनका घर कच्चा है या फिर प्रॉपर कवरेज नहीं है, और दूसरे उनको दिक्कत होती है जो लोग इंडस्ट्रीज के बाहर स्लम एरिया में रह रहे हैं फ्रॉस्टिंग से, और तीसरी प्रॉब्लम फ्रॉस्टिंग की फील्ड में होती है यानी एग्रीकल्चर में। तीनों ही लोग परेशान है, और इतना एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट और बहुत हैवी स्नो के चलते जो लोग हैं वो गुस्से में थे और वो दंगा करने वाले थे। ड्यूमा वाले लोग ऑल दो बचाना चाहते थे गवर्नमेंट को, जार के खिलाफ बहुत सारे लोग थे। तो जो जार अभी रूल में तो है, लेकिन एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ड्यूमा ने बना रखी है। ड्यूमा वॉर के टाइम तक जब बहुत सारे लोग एंटी जार हो गए तो ड्यूमा को करस्पॉन्डिंग, ड्यूमा इज द पार्लियामेंट ऑफ रशिया, का नाम ड्यूमा है, तो उनको कंपैरेटिवली ज्यादा पावर मिल गई, तो ज्यादा पावर मिल गई तो उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। ड्यूमा ने वर्ल्ड वॉर में ही गवर्नमेंट बना ली थी, लेकिन वो ड्यूमा सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी क्योंकि एक तरह से दो पावर हाउसेस चल रहे हैं, जार और जार के लोग जो जार को फेवर कर रहे हैं, दूसरा ड्यूमा जिसमें पार्लियामेंट बनी हुई है और जो मिडिल क्लास या अपर क्लास लोग ड्यूमा में भी रहते हैं। तो ड्यूमा किसी तरह जा रही थी कि मेरी जो पावर है यानी जो हमारी गवर्नमेंट है वो बच जाए, एंड वो लेकिन जार पीछे पड़ा हुआ था इस बार फिर ड्यूमा को डिसॉल्व करने के लिए। जार तो ड्यूमा के पीछे हाथ पैर ढोके पड़ गए। तो ड्यूमा इज नथिंग बट द प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट बना रखी है ड्यूमा ने, ड्यूमा में, और वो चाहते हैं कि वॉर की सिचुएशन के चलते हमारी सरकार बनी रहे और रशिया की सिचुएशन को हम बेटर सुधार देंगे, क्योंकि हम रशिया में है, हमने पार्लियामेंट से इलेक्ट होकर के आए हैं, हमारे पास अधिकार है। आज मोदी की गवर्नमेंट के पास में अधिकार है क्योंकि हमने उनको इलेक्शन में बैठाया है। वैसे ही ड्यूमा का था कि ड्यूमा को लग रहा था कि हमने गवर्नमेंट बनाई है तो हम अच्छा बेटर तरीके से रशिया का देखभाल कर पाएंगे, वॉर में जो भी नुकसान हुआ है। लेकिन जार पीछे पड़ गया था। जार क्या है, ये है जार, ये रहा अपना जार, ये है जार की कैप, ये है जार। जार वांट टू डिसॉल्व दिस ड्यूमा, जार को ड्यूमा पसंद नहीं है, जार ड्यूमा को डिसॉल्व करना चाहता है। लेकिन इस बार अगर तुम फिर से ड्यूमा को डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, रेवोल्यूशन हो जाएगा। वही है फरवरी का रेवोल्यूशन। जैसे ही लोगों को ये लगा कि जार अब ड्यूमा को रिजॉल्व करने वाला है, बहुत सारे लोग हैं जो फैक्ट्री से और निकल करके आ गए, स्ट्राइक पर चले गए, क्योंकि सबको लगा फिर से ये लोग आपस में झगड़ने लगे। भाई वर्कर को और वीमेन को तो आपने छोड़ ही दिया है, बिल्कुल आप आपस ही में झगड़े जा रहे हो, ड्यूमा जार ड्यूमा जार ड्यूमा जार, यही चल रहा है। जब जार ड्यूमा को डिसॉल्व करने लग गए तो वर्कर्स लोग हैं वो ये सारी फैक्ट्री में से निकल आएगी, आम जनता, और ये सब सड़कों पे निकलने लगेंगे। उसके बाद वीमेन्स भी बहुत गुस्सा चली गई, क्योंकि बहुत लोग हस्बैंड मर गए वॉर में, किसी घर में खाने के लिए खाना नहीं, वीमेन लोग भी सड़कों पर उतर आए। और जब वीमेन लोग सड़कों पर उतर गए तभी से उसको क्या बोलने लगे, तब से उसको बोलने लगे इंटरनेशनल वीमेन्स डे। तो उस वीमेन्स लोग भी सड़कों पर उतर आई, वर्कर भी आगे सिटीज की हर एक स्टेज पे आ गए। अभी कोई भी इंसान, हर हमेशा ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई मोमेंट होता है तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उस मोमेंट को चला रही होती है। यहाँ पर किसी ने नहीं बोला है लोगों को कि तुम सड़क पे उतर आओ, लेकिन लोग इतने इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं रोटी के चक्कर में कि लोग अपने आप ही सड़क पर उतर गए हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी इस वक्त जो इस मोमेंट को ऑर्गेनाइज कर रही होगी, लोग खुद ही सड़क पर उतर गए। क्यों सड़क पर उतर गए, क्योंकि जार और ड्यूमा का काफी नाटक लोगों ने झेल लिया था, इससे ज्यादा उनसे झेला नहीं जा सकता है। तो वही चीज हुई जो 1905 में हुई थी, वर्कर्स लोग जो है इंडस्ट्रीज के वो सारे सड़कों पर उतर गए। लेकिन अब केवल वर्कर नहीं उतरे हैं, वर्कर है, पीजेंट है, और औरतें हैं, वीमेन है, एवरीबॉडी वाज ऑन द रोड्स। अब सब जगह लोग स्ट्राइक करने लगे, बिल्डिंग्स को बर्बाद करने लगे, जितने जार की ऑटोक्रेसी के जो सिंबल थे उसको लोग डिस्ट्रॉय करने लगे, लोगों को परेशान करने लगे जगह जगह पर। और जो जैसे ही गवर्नमेंट को इस बात का पता चला वैसे ही गवर्नमेंट ने चारों तरफ कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन कर्फ्यू लगाने का कोई फायदा होने नहीं वाला है, क्योंकि तुम कर्फ्यू कितना भी लगा दो, लोगों को अब गुस्सा आ गया है। अभी डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, जितने भी लोग सरकार के खिलाफ, जारिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ और ड्यूमा के खिलाफ जितने भी लोग, ड्यूमा अपनी इमेज बचाना चाह रही है, लेकिन ड्यूमा की इमेज बचाने से क्या होगा, ड्यूमा के पास ना कोई पावर ही नहीं, पूरा पावर तो जार के पास में है। तो एक तरह से जो जार है, जार के पास पावर है तभी तो जार डिसॉल्व करने की बात कर रहा है, ड्यूमा को परमिशन भी जार नहीं दी है। लेकिन ड्यूमा अब जैसे जब मोदी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए और पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना चाहे
अगर सब लोग मोदी के अगेंस्ट है तो मोदी ये हरकत नहीं करेगा, उसको पता है कि वो करेंगे तो लोग तो मेरे सपोर्ट में नहीं है ना। तो ड्यूमा के साथ भी यही सिचुएशन है कि ड्यूमा के पास पावर ना होते हुए भी पावर है, जार की अब कोई इज्जत नहीं बची है, लेकिन जार के पास अल्टीमेट अथॉरिटी है ड्यूमा को डिसॉल्व करने की। लेकिन ड्यूमा इंडिपेंडेंटली अपने अपने आप को ड्यूमा ने मान लिया है कि अब हम जार के कंट्रोल में नहीं है, जार ने हमें बनाने की परमिशन दी होगी तो दी होगी, अब हम अलग है, क्योंकि जार ने बहुत मचा दिया है नाश यहाँ पर नशा में। इस चक्कर में लोग ड्यूमा को भी लगा कि नहीं भाई इतने सारे लोग सड़कों पे आ गए तो क्या होगा, गवर्नमेंट हमारी चली जाएगी, क्योंकि अब जब दंगे होंगे तो किसी गवर्नमेंट नहीं बचेगी, सब बर्बाद हो जाएगा। फिर कर्फ्यू लगा दिया, जार ने भी लगाया, ड्यूमा के लोगों ने भी लगाया, सबने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन लोग अब रुकने वाले नहीं है। अब ड्यूमा हो या जार, तो अगर तुम्हें लिखने को आएगा तो तुम वन प्लेस ये लिखोगे कि ड्यूमा है जो चाहती थी गवर्नमेंट बनी रहे, लेकिन जार है ड्यूमा को डिसॉल्व करने लगा, जार और ड्यूमा का झगड़ा दिखाना है, और फिर ये दिखाना है कि लोग सीधे सड़कों पे उतर गए। दूसरी कहानी भूल जाओ तो भूल जाओ, लोग सड़कों पे उतर गए ये तो ना भूल सकते हो, तो बहुत ही बेसिक है, भूलना भी नहीं चाहिए। और धीरे धीरे करते हैं जो लोग वो फिर से कर्फ्यू लग जाता है तो 2-4 दिन के लोग घर में चले गए, फिर वापस आ गए, मिला करके लोग अब यहाँ पर कर रहे हैं रिवोल्ट, और रिवोल्ट करने करते गवर्नमेंट ने कोई मौका मिला नहीं तो जार की गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि जब सस्पेंशन की बात ही बढ़ चल रही थी तभी इतने सारे लोग सड़कों पर उतर गए। अब एंड में जार को समझ में नहीं आया तो जार ने है जो ड्यूमा है उसको सस्पेंड कर दिया, और जैसे ही ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया ड्यूमा वाले भी सारे लोग रिवोल्यूशन में कूद गए, क्योंकि जब तक ड्यूमा को रिजॉल्व नहीं किया था तब तक ड्यूमा के पास में एक ऑप्शन थी पार्लियामेंट के पास में कि जार हमें डिसॉल्व नहीं करा, हमारे पास पावर है, हम सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही जार की गवर्नमेंट ने ड्यूमा को डिसॉल्व करा तो ड्यूमा में जितने भी लोग थे उन सारे लोगों ने भी रेवोल्यूशन को फेवर कर दिया, बिकॉज दे न्यू कि अब जार जो है वो पूरा फिर से ऑटोक्रेसी की तरफ ही जा रहा है और अपने पावर का मिसयूज कर रहा है। इन सारे लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं जो जार के इस मोमेंट से मतलब इस पर्टिकुलर एक्ट से खुश नहीं थे, जार के खिलाफ बड़ी सी बातें बोलने लग गए लोग, और फिर बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने अब जार के जितने भी सिंबल है, चाहे वो पुलिस हेडक्वार्टर हो, चाहे वो जार की प्रेस क्लब हो, चाहे वो जार के बिल्डिंग हो, चाहे उसके नोबल्स के घर हो, चाहे जार का पैलेस हो, सब जगह लोग कूद पड़े कि नहीं नहीं अब भाई बहुत हो गया। तो ये 1917 का फर्स्ट रिवोल्यूशन है। उसके अलावा क्या है, पुलिस के जितने भी हेडक्वार्टर है सबको बर्बाद कर दिया जाता है, लोग स्ट्रीट पर उतर आते हैं, लोग स्लोगन पढ़ने लग जाते हैं, और फिर वही बात शुरू करते हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में शुरू करी। क्या चाहिए? वही होने लगा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में होने लगा, सब लोग उतरने लगे, सब लोग डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, वेजेस में इंक्रीज की बात करने लगे, और यही सब बातें करने लगे फिर लोग, और ये फाइनल रेवोल्यूशन का फाइनल स्टेप था। और गवर्नमेंट ने बहुत सिचुएशन कंट्रोल कर दी, बहुत कोशिश करी कि सब सही हो जाए। फिर क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट से बात ना बन पाई तो गवर्नमेंट ने बुलाया आर्मी को, बुलाया गवर्नमेंट ने कि भाई करो फायरिंग और इन सबको घर भगाओ। लेकिन इस वक्त आर्मी खुद भी तो रशियन ही है ना यार, और वो जार से खुद परेशान है। आर्मी ने मना कर दिया फायर करने से लोगों के ऊपर कि नहीं नहीं ये हमारे अपने लोग हैं, हम इनके ऊपर फायर नहीं करेंगे, और ये सही बात के लिए लड़ रहे हैं। तो एक तरह से जार ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, लेकिन आर्मी खुद जार के हाथ से निकल गई, क्योंकि जार की कोई इज्जत नहीं बची हुई है। जब मना कर दिया लोगों ने, और ये लोग खुद भी, फिर आर्मी वाले भी खुद इन्वॉल्व हो गए रशियन रेवोल्यूशन में। अब एक बार खुद आर्मी इन्वॉल्व हो गई रशियन रेवोल्यूशन में, फिर क्या ही बचा। समझ गए? तो आप समझ ही गए हो क्या होने वाला है। सब लोग अगेंस्ट हो गए, जार की कोई औकात नहीं है सारे लोगों में। फिर कुछ लोग बाहर निकल करके आए, पीजेंट लोग, वर्कर लोग, उन सब ने मिलकर के बनाई एक सोवियत, उसका नाम रख दिया रशियन सोवियत। रशियन सोवियत इज नथिंग बट दी, जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी ना जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वैसे ही रशिया में बन गई सोवियत काउंसिल, क्योंकि अब तो जार की सत्ता खत्म हो गई, खुद आर्मी ने मना कर दिया लोगों पर फायर करने से। तो कुछ लोग हैं पीजेंट वगैरह, वो लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक काउंसिल बनाई, उसका नाम रखा गया क्या, सोवियत काउंसिल। सोवियत या काउंसिल अलग बोल सकते हो, सोवियत काउंसिल अलग कह सकते हो, एक साथ भी बोल सकते हो, ठीक है। सिंस एनसीईआरटी में सोवियत और काउंसिल को ऑल्टरनेट बोला गया है, तो मैं बोलूंगी इसका नाम केवल सोवियत और काउंसिल है, या तो सोवियत बोल दो या काउंसिल बोल दो। सोवियत ऑब्वियसली रशियन टर्म है, लेकिन उसका मतलब काउंसिल होता है। तो सोवियत काउंसिल है, बना दी लोगों ने, बनाने के बाद में वो लोग पीछे पड़ गए कि ठीक है अब हम कुछ नहीं करेंगे, और सोवियत काउंसिल उसी जगह पे मिली जहाँ पे ड्यूमा मिलती थी, क्योंकि ड्यूमा भी पार्लियामेंट की लोकेशन बना रखी थी रशिया में, वो जार ने, जार की बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के सामने पार्लियामेंट थी, ड्यूमा जहाँ लोग मिलते थे उसी वाली बिल्डिंग में अब ड्यूमा खत्म हो गई है, अब सोवियत बन गई है, समझ गए। ड्यूमा की जगह में लोग इकट्ठा हो गए, और जैसे उन्होंने फ्रांस में नेशनल असेंबली बनाई थी वैसे ही टेरिस कोर्ट की ओथ हुई थी, सिमिलर फंडा यहाँ पर भी है। लोगों ने क्या शुरू कर दिया, आगे सड़कों पर उतर गए, भगा दिया सबको, तो बोले कि अब हम बना रहे हैं सोवियत। उन्होंने सोवियत बना ली, और सोवियत क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, वही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट डे डेलीगेशन, हम जार भी गुलोटीन हो गया।
ना ना ना, जार को फिर अगले दिन मिलिट्री आती है, जार को बोलती है जार भाग जाओ, जार भाग जाता है, जार भाग जाता है। उसके बाद में आई थिंक जार को मारते नहीं है, मैं आई डोंट नो, बट आई थिंक जार का अबडक्शन नहीं है, बट किलिंग तो होगी, अब कहाँ होगी, लेकिन उस वक्त तो जार भाग जाता है। इसमें कहीं जार के बारे में ऐसा दिया नहीं है, मुझे भी पता नहीं है जार के बारे में एग्जैक्टली क्या हुआ जार का, लेकिन जार भाग जाता है वहां से। और बस एक जो ये लोग ही मिलकर के हमेशा ही काउंसिल मिलती है तो एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना लेती है। प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो करंट टाइम के लिए काम करेगी, बाद में इलेक्शन होंगे तो नई गवर्नमेंट बनेगी, तो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बना लेते हैं, रन करने लग जाते हैं बच्चों को। खत्म हो गया। पेट्रोगार्ड में ही अल्टीमेटली वो रेवोल्यूशन हुआ जिससे मोनार्की का एंड कर दिया। इसको फरवरी या पेट्रोगार्ड रेवोल्यूशन बोलते हैं। बारे में सब पता चल गया तुम लोगों को। अब फरवरी रेवोल्यूशन यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है और इसके साथ ही रशियन रेवोल्यूशन का मेन पार्ट खत्म हो जाता है। इसमें तुम क्वेश्चन करने आओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ड्यूमा क्या है, वर्ल्ड वॉर में रशिया की क्या हालत थी, और ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा फरवरी रेवोल्यूशन क्या होता है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन क्या होता है, यही है, तो वो भी कर लोगे। थोड़ी बहुत चीजें बची हैं कि लेनिन कैसे आया पावर में, बट वो बहुत पॉलिटिकल है, वो तुम्हारे लेवल पे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि लेनिन बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अगली क्लास में मौका देख करके इंडिया साइज एंड लोकेशन के बाद जिसको मौका मिलेगा तो एक्स्ट्रा क्लास लिया जाएगा, जैसा भी हो बता देना। और ठीक है, बहुत कम लोग आए हैं तो मेरा भी कुछ ऐसा खास इंटरेस्ट नहीं लग रहा है इसको पढ़ाने में, क्योंकि पढ़ने वाले का मन नहीं लग रहा तो कैसे चलेगा। जितने भी लोग हैं उनको समझ में आ गया है ये मैंने बताया है? यस मैम। कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि नहीं उसको कहानी समझ नहीं आई? इट्स वेरी सिंपल, अगर थोड़ा भी ध्यान से देखा होगा तो तुमको एग्जाम भर का आराम से आ जाएगा और कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, ओके। बस नेम्स का है। नेम्स का है, बट बेटा एक बारी अब बहुत बड़ी चीज होती है अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि मतलब बेसिक जिसको बोलते हैं रीजन पता होता है तो फिर क्या है, 10 मिनट में अगर तुम चैप्टर एक बार भी रीड करोगे ना तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि मैम ने कहा क्या बताया। तो चलो फिर ऑन Yes, दैट ma'am. नोट आज खत्म करते हैं इसको और फिर मिलेंगे। थैंक यू मैम। ओके, तुम लोग का जो मैंने टेस्ट है वो मंडे you, को शुरू कर दिया है, मंडे को टेस्ट होगा और टेस्ट में तुम लोग जो बताओ हम मंडे को ही है ना टेस्ट? हाँ मंडे को बेटा टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद मैं सोच रही हूँ मंडे को यही इंडिया साइज एंड लोकेशन पढ़ा दूँ, इंग्लिश की क्लास फिर रख देंगे या इंग्लिश की संडे को देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल टेस्ट जो है मैम इंग्लिश का टेस्ट है या फिर ना इंग्लिश की क्लास है ना मंडे को, और मैं मंडे को एसएसटी पढ़ाना चाह रही हूँ। मैं देखती हूँ इंग्लिश की क्लास आगे पीछे कहाँ एडजस्ट करनी है। मैंने बोला टेस्ट आपका मंडे को ही होगा। मैम मैं लेकिन मैम किस चीज का? एसएसटी का बेटा डिक्लेयर हो गया है, मैंने ग्रुप पे बता दिया। एसएसटी में क्या पूछ रही हूँ मैं, एक ही चैप्टर आ रहा है। कौन सा चैप्टर है? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मैक्सिमम लोगों के उसमें भी आ रहा होगा पेपर में भी। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का सिंपल सा टेस्ट है क्योंकि फ्रेंच का टेस्ट ऑलरेडी ले चुकी हूँ मैं। फ्रेंच का डेमोक्रेसी का टेस्ट सब्जेक्टिव है बेटा। सब्जेक्टिव है हाँ सब्जेक्टिव होगा। फ्रेंच का सब्जेक्टिव टेस्ट आई थिंक नहीं हुआ है, लेकिन डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का ऑलरेडी हो चुका है सब्जेक्टिव टेस्ट। वो दो मैंने मिलाकर के एक ही पेपर बनाया था ना। हम कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन का भी हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन और डेमोक्रेसी का दोनों का इकट्ठा लिया था ना मैंने पेपर। यस मैम साथ में। हाँ तो वो दो चैप्टर का टेस्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है। रशियन अभी हमारा खत्म नहीं हुआ। पालमपुर का मैंने लिया था क्या पेपर में? नो मैम, पालमपुर का टेस्ट नहीं हुआ है, तो एक काम ये करते हैं पालमपुर में रख लेते हैं टेस्ट में। इजी सा चैप्टर है, क्या कहते हो? कोई बड़ी बात नहीं, पेपर सबके आने ही वाले हैं और इजी ही दूंगी। जैसे पेपर में आता है वैसे क्वेश्चन दूंगी, टफ नहीं दूंगी बिल्कुल भी। ठीक है, और लिबरल चेकिंग करूंगी। थोड़ा बहुत बस पढ़ के देख लेना या जिसके पास वीडियोस हैं अपना वो रिवाइज करके आ जाना पेपर में। पालमपुर का और इंडिया साइज एंड लोकेशन का 2 चैप्टर का कर लेते हैं। ठीक है, हम दोनों का पालमपुर का भी ना। हाँ पालमपुर और इंडिया साइज लोकेशन। हम इंडिया साइज लोकेशन नहीं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और पालमपुर। इंडिया साइज एंड लोकेशन तो पढ़ा है नहीं। ओके मैम टाइमिंग क्या है मैम? बट टाइमिंग में अभी तक डिसाइड नहीं करा है, बट शाम को ही रखनी पड़ेगी। तुम लोग ये बताओ कि मंडे को तुम लोगों की क्लास कितने बजे होती है? मैम मेरा तो टेस्ट है मैम मंडे। 8:40 है हमारा टेस्ट। स्कूल में होगा ना फ्री का वो, मतलब टेस्ट कितने बजे खत्म हो जाएगा स्कूल का? मैम 8:40 से 9